Raji and you're watching EduFun with Ritabrata। तो आज हम पढ़ेंगे जो आपका ज्योग्राफी बुक का 6th चैप्टर है सेकेंडरी एक्टिविटीज। ये फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी का 6th चैप्टर है। सो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं व्हाट इज सेकेंडरी एक्टिविटीज। Secondary activities add value to natural resources by transforming raw materials into valuable products। इन दोनों वर्ड्स पे आप लोग एम्फेसिस दीजिए। ये दोनों वर्ड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो सेकेंडरी एक्टिविटीज क्या करते हैं? बेसिकली प्राइमरी एक्टिविटीज जो होती है वो क्या है? ऑब्टेनिंग द नेचुरल सब्सटेंसेस और रिसोर्सेज। अब सेकेंडरी एक्टिविटीज है उन्हीं नेचुरल रिसोर्सेज को प्रोसेस करना और उन्हें क्या बनाना? वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स बनाना। दैट इज रॉ मटेरियल्स को लेके वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स बनाना। और जिसके लिए हम एक और वर्ड यूज करते हैं दैट इज मैन्युफैक्चरिंग। दैट इज अगर हम लोग इसे सेंटेंस में लिखेंगे तो ट्रांसफॉर्मिंग रॉ मटेरियल्स इनटू फिनिश्ड गुड्स इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग इन सिंपल वर्ड्स। क्या? तो फिर अब क्या हुआ? सेकेंडरी एक्टिविटीज मेनली क्या समझाता है? मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग मतलब ट्रांसफॉर्मिंग रॉ मटेरियल्स इनटू फिनिश्ड गुड्स। ये आपको दिमाग में रखना है। अब हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न लार्ज स्केल इंडस्ट्री। तो बेसिकली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज या बोल लेते हैं। हाँ, एक है हाउस होल्ड इंडस्ट्री, एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और एक लार्ज स्केल इंडस्ट्री। और लार्ज इंडस्ट्री, स्मॉल इंडस्ट्री एंड हाउस होल्ड इंडस्ट्री, ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स है इंडस्ट्रीज के। तो हम लोग पहले देखेंगे जो सबसे मेन है दैट इज लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में। तो फर्स्ट में जब बड़े बड़े इंडस्ट्रीज बनते हैं उसके लिए बहुत सारी चीजें जरूरी होती है। देयर आर द बेसिक नेसेसिटीज। जैसे हमने प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ा है कि घर के लिए क्या क्या चीजें जरूरी होती है, वैसे ही इंडस्ट्री हम लोग मतलब कहीं पे जाके सेटल हो रहे हैं तो उसके लिए कुछ बेसिक नेसेसिटीज है और कैरेक्टरिस्टिक्स है। वैसे ही इंडस्ट्रीज को सेटअप करने के लिए भी कुछ बेसिक नेसेसिटीज और जो रिक्वायरमेंट्स है तो वो है फर्स्ट स्पेशलाइजेशन ऑफ स्किल्स, मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन। ऑब्वियसली अब आपका जो स्किल है और जो मेथड है प्रोडक्शन का वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अगर हम लोग को तो सब सेम लगता है बट हर एक कंपनी का एक स्पेशल मेथड और एक स्पेशल स्किल होता है अपनी चीज को क्या करने के लिए? प्रोड्यूस करने के लिए या मैन्युफैक्चर करने के लिए। रॉ मटेरियल सबके पास सेम आता है लेकिन सबका अलग अलग पैकेट होता है। तो उसे कैसे हम लोगों ने ज्यादा हाइजीन मेंटेन करके पैक किया है या फिर किस तरीके से अरेंज किया है, ये सबका अलग अलग स्किल और मेथड होता है। तो ये सबका अलग अलग होता है। ये पहले इंडस्ट्री बनाने के पहले जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं उनको डिसाइड करना पड़ता है उनका स्किल और मेथड क्या होगा। फिर आता है मैकेनाइजेशन। ऑब्वियसली अब इंडस्ट्रीज में सब तो मैनुअल वर्क नहीं होगा ना, वहां पे तो बहुत बड़े बड़े मशीन चाहिए होते हैं एंड जो उसके लिए बहुत ज्यादा पावर चाहिए होता है। तो वो मशीनरीज जो होगा वो जो जगह आप लिखेंगे वहां पे ये मशीनरीज जो होगा वो इजीली मिलने चाहिए या फिर वो यूज करने लायक होने चाहिए, मशीनरीज अवेलेबल होने चाहिए। तो ये भी इंडस्ट्रीज का एक कैरेक्टरिस्टिक होता है कि जो मशीन्स है वो अवेलेबल हो इंडस्ट्रीज में। मशीन्स ना होंगे तो ऑब्वियसली ठीक है ह्यूमन लेबर तो चलता है लेकिन इतना भी ह्यूमन लेबर इतना जल्दी काम नहीं कर पाएगा। मतलब अगर मशीन नहीं हुआ तो आपका जो वर्क का जो आउटपुट होगा वो बहुत कम होगा एज कंपेयर टू अगर मशीन होगा उसका आउटपुट ज्यादा होगा। देन आता है टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन। ऑब्वियसली अगर टेक्नोलॉजी के साथ साथ चलेंगे, पहले जो हैंडलूम्स होते थे वो हाथ से चलाए जाते थे। ओके, वो हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज या फिर बहुत स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में, लेकिन अब जो है पावर लूम्स आए हैं। तो ये टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है अपनी इंडस्ट्रीज को अपनी इंडस्ट्रीज को फॉस्टर करने के लिए।
अगर टेक्नोलॉजी होगा तो आपका जो चीज है वो ज्यादा लोग पसंद करेंगे। लाइक मोबाइल इंडस्ट्रीज ही देख ले, अगर ज्यादा इम्प्रूव टेक्नोलॉजी होता है हम उसी फोन को चूज करना प्रेफर करते हैं। तो ऐसे टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है एक इंडस्ट्री के लिए प्रॉस्पर करने के लिए। उसके पोटेंशियल का हम उसके टेक्नोलॉजिकल वाइज से ही हम लोग क्या करते हैं, जज करते हैं ऑब्वियसली। देन आता है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर कितना बड़ा है, अब बड़ा इंडस्ट्री हुआ तो ज्यादा मशीन्स होगा, ज्यादा टेक्नोलॉजी होगा, ज्यादा लेबर होगा। तो अगर छोटा सा एक जगह हो गया तो नहीं होगा ना, आपको बहुत बड़ा बड़ा गोडाउन चाहिए, बहुत बड़ा बड़ा स्ट्रक्चर चाहिए इंडस्ट्रियल सेटअप करने के लिए। तो ये ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और मतलब इंडस्ट्रीज के लिए आपको आयरन के चाहिए, बिकॉज अगर आपने वुड का किया तो कुछ भी हो सकता है, आग लग सकता है, ये हो सकता है। तो वैसे ही फायर प्रूफ चाहिए, तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन एक्सेस टू मार्केट। ऑब्वियसली एक्सेस टू मार्केट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप जो चीज बना रहे हो उसको मार्केट तक पहुंचाना। आप 7 समुंदर पार रह रहे हो और मार्केट आपका 7 समुंदर पार है, मतलब 7 समुंदर पार नहीं, बहुत दूर है, तो उसको लेके जाना इट्स वेरी हैवी ना। क्योंकि हम छोटे छोटे चीजों की बात नहीं कर रहे हैं, लाइक बड़े बड़े कार्स जो है, ठीक है, लेके जाना इज वेरी टफ। तो एक कंट्री से दूसरे कंट्री लेके जाना इज वेरी टफ। तो इसीलिए अपने कंट्री में ही वो लोग इंडस्ट्री सेटअप करते हैं कि वहीं से जल्दी जल्दी ले जा पाएंगे। अगर ज्यादा दूर हुआ तो वेरी हैवी जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स है उनको लेके जाना बहुत ज्यादा टफ हो जाता है। और अगर हम लोग कार्स का छोड़ देते हैं क्योंकि वो खराब नहीं होते हैं, मगर जो हम लोग खाते हैं जो चीज वो तो खराब होती है ना। लाइक आप लोग पकड़ लो कि आपने कुछ डेट प्लांट रखे, अब ज्यादा दूर हुआ, 4-5 दिन आपको लेके जाना है, या फिर 4-5 दिन बहुत जल्दी हो गया। ऑब्वियसली वो लोग वहां पे सिंथेसाइजेंस देते ही है ताकि वो ज्यादा दिन रहे, लेकिन बहुत अगर टाइम लग गया तो फिर वो खराब होने के चांसेस भी ज्यादा हो जाते हैं एंड कॉस्ट ज्यादा हो जाता है, उनको प्रिजर्व करने का बहुत ज्यादा कॉस्ट हो जाता है। तो इसीलिए अगर एक्सेस टू मार्केट जल्दी सामने होगा तो क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी कम होगा और जल्दी से आप पहुंचा भी सकते हैं मार्केट में। उसके बाद आता है एक्सेस टू रॉ मटेरियल। ऑब्वियसली अगर रॉ मटेरियल नहीं मिला तो क्या करोगे इंडस्ट्री से, इंडस्ट्री का कोई मीनिंग नहीं रहा। रॉ मटेरियल तो सबसे मेन है। अगर रॉ मटेरियल आपके सामने हुआ, वरना आपका डबल खर्चा। देखो रॉ मटेरियल इतने दूर से लाओ, फिर उसको जाके मार्केट में, बिकॉज जो भी बोले इंडस्ट्री एकदम मार्केट में पास में नहीं बैठा सकते, क्योंकि इंडस्ट्री से बहुत पोल्यूशन होता है, हम सब जानते हैं। तो उसको आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी में ही एस्टेब्लिश करना ज्यादा सुइटेबल होता है। अब हर चीज को अगर देखेंगे और रॉ मटेरियल से अगर ज्यादा दूर हो गया तो रॉ मटेरियल कितना, क्योंकि रॉ मटेरियल जो है उसमें हम लोग कुछ प्रिजर्वेटिव्स नहीं डालते, वो रॉ मटेरियल आ रहा है। तो इतने दूर से हम लोग गन्ना, सपोज शुगर फैक्ट्री में गन्ना आ रहा है, अब गन्ना ही 7-8 दिन में आ रहा है तो खराब तो हो ही जाएगा। तो रॉ मटेरियल से सामने, अब फील्ड से अगर सामने रहा इंडस्ट्री तो रॉ मटेरियल जल्दी जल्दी आ जाता है और उसे जल्दी जल्दी प्रोसेस कर पाते हैं। सपोज एक गन्ना है, वो उग गया है और उससे किसान ने दे दिया। अब अगर गन्ना ज्यादा टाइम हो जाता है उग के हार्वेस्ट करके, तो उसके अंदर का जो रस है वो कम हो जाता है और शुगर ज्यादा प्रोड्यूस नहीं हो पाता है। तो इसलिए क्या करना पड़ता है, उसे जल्दी जल्दी जो गन्ना है उसे जल्दी जल्दी हमें क्या करना पड़ता है, इंडस्ट्री में लेके जाना पड़ता है। अब अगर शुगर प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्रीज दूर हुए तो उसके अंदर का जो रस है वो चला जाएगा, तो ये उनका लॉस हुआ। बिकॉज गन्ने का दाम तो कम नहीं होगा, एक गन्ने का दाम एक ही है, उसके अंदर का कितना जूस है वो तुम पे मैटर करता है, तुम खरीद के लेके जा रहे हो, और जब तुम खरीद रहे हो तब तो उसका पूरा जूस है ही। तो इसमें बहुत सारा लॉस हो जाता है। तो एक्सेस टू रॉ मटेरियल इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन आता है एक्सेस टू लेबर सप्लाई। अच्छा भाई सब कुछ हो गया, अब लेबर नहीं है तो क्या तुम सिर्फ मालिक बन के तुम ही सारा काम करोगे? जितना भी हो, वो मशीन को चलाने के लिए भी एक लेबर तो चाहिए। तो लेबर सप्लाई जिस जगह में होता है जहाँ पे, इसीलिए गांव में बहुत सारी इंडस्ट्रियल सेटअप होता है। एक तो रॉ मटेरियल उनको वहां से मिल जाता है, फिर लेबर सप्लाई जो चीप है वो भी उनको वहां से मिल जाता है। इंडिया का देखो, चाइना में क्यों इतना डेवलपमेंट है, क्योंकि उसका लेबर बहुत चीप है। अभी किस वजह से इंडिया में भी इतना सब लोग होप लगा रहे हैं कि इंडिया भी इतना डेवलप होगा, क्योंकि इंडिया का लेबर भी चीप है। बाहर के जो अमेरिकन लेबर्स जो है
वो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, इसलिए इंडिया से लेबर लेके जाके क्या करता है, ब्रेन ड्रेन, दैट इज वहां पे जाके इंडियन जो वर्कर्स है वो वहां पे जाके काम करते हैं। कनाडा में इतने सारे लोग रहते हैं, इंडियन जो है कनाडा में इतने सारे रहते हैं, अमेरिका में इतने सारे रहते हैं, दैट इज ब्रेन ड्रेन। वो लोग वहां पे जाके काम करते हैं और वो लोग उनको इतना ज्यादा हायर क्यों करते हैं, बिकॉज चीप लेबर। हमारे इंडियन करेंसी से उनका करेंसी हमें बहुत ज्यादा मिल रहा है, इसलिए हम खुश है। हमें पैसा तो बहुत मिल रहा है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, दूसरे कंट्रीज के लिए कर रहे हैं। और इवन बहुत सारे कंट्रीज अपना इंडस्ट्री यहाँ पे क्यों सेटअप कर रहे हैं, क्योंकि उनको सबसे इम्पोर्टेंट चीज चीप लेबर मिल रहा है। जो इंडस्ट्रीज है वो यहाँ पे सेटअप कर रहे हैं, जैसे स्टील इंडस्ट्री बोलो, जैसे राउरकेला में इतने सारे स्टील इंडस्ट्रीज है, नॉट बिकॉज वहां पे मिल रहा है, ये भी रीजन है क्योंकि वहां पे चीप इंडियन लेबर मिल रहा है, इसीलिए वो लोग क्या कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल सेटअप्स कर रहे हैं। फिर आता है सोलर एनर्जी। ओके, सोलर एनर्जी इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट नहीं करना, हम जानते हैं हम कितना वेस्ट करें। तो अगर सोलर एनर्जी का यूज किया जाए तो इलेक्ट्रिसिटी भी सेव हो रहा है और मतलब बहुत ज्यादा पैसा सेव होता है। तो सोलर एनर्जी के का अगर हम लोग जो सोलर प्लांट्स लगा ले तो फिर बहुत है, बिकॉज इंडस्ट्री में बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लगता है। हमारे घर का एक दो लाइट नहीं, अगर हम पूरे गांव का लाइट सारा दिन जला दे, वो इंडस्ट्री का सारा दिन छोड़ो 2 दिन जला दे, वो इंडस्ट्री का सिर्फ 1 घंटे का बिल आता है। तो सोचो कितना कितना लाइट कंज्यूम होता है। तो सोलर एनर्जी उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब जितना पैसा तुम कमा रहे हो उतने से आधा से ज्यादा तुम्हारा लाइट के बिल पे चला जाए तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसलिए सोलर एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आता है हमारा ट्रांसपोर्टेशन। अब ट्रांसपोर्टेशन तो भाई ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन मैंने एक्सेस टू मार्केट में आधा समझा ही दिया है। अब ट्रांसपोर्टेशन अच्छा नहीं हुआ तो ना आप रॉ मटेरियल लेने जा पाओगे ना आप मार्केट में, अब वहीं पे प्रोड्यूस भी नहीं कर पा रहे, पहुंचा भी नहीं पा रहे, तो इंडस्ट्री का क्या मीनिंग है। तो ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए मार्केट तक पहुंचाने के लिए, और रॉ मटेरियल्स कहाँ से, ओरिजिन से लेके आने के लिए ट्रांसपोर्टेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। Then the last topic, that is link between industries and urban agglomeration. Okay, तो ये एक मॉडरेट लिंक होना चाहिए इन दो इंडस्ट्री के बीच में। लाइक आप लोग कभी कर रहे हो, कुछ चीज लेके आ रहे हो, ठीक है, तो क्या हो गया यहाँ पे एक इंडस्ट्री से दूसरे इंडस्ट्री का डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो गया। अब आपका कुछ चीज का शॉर्टेज हो गया, अगर दूसरी इंडस्ट्री के साथ आपका अच्छा रिलेशन है तो आप वहां से लाके कर सकते हो। बट अगर डिस्टेंस ज्यादा हो गया, अच्छा रिलेशन होके भी आपका कोई लाभ नहीं है, तो इसीलिए डिस्टेंस, मॉडरेट डिस्टेंस पे इंडस्ट्रीज होनी चाहिए, ये ज्यादा प्रेफरेबल होते हैं। और उनका अर्बन जो एग्लोमेरेशन है उससे भी अगर सामने हुआ, लाइक इंडस्ट्रीज आउटस्कर्ट्स ऑफ अ सिटी वो लोग होते हैं, तो अर्बन एग्लोमेरेशन से अगर सामने हुआ तो अर्बन एग्लोमेरेशन में वो लोग जा पाएंगे अपने प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि डिस्टेंस कितना है आपका दो इंडस्ट्रीज के बीच में और अर्बन एग्लोमेरेशन के बीच में। अब इसका जो लास्ट पॉइंट है दैट इज गवर्नमेंट पॉलिसी। तो गवर्नमेंट पॉलिसीज भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। लाइक गवर्नमेंट बहुत सारे इंडस्ट्रियल पॉलिसी पास करते हैं, जैसे सेकेंड 5 ईयर प्लान्स के टाइम में हमने किसके ऊपर एम्फेसिस किया ज्यादा, हमने किया एम्फेसिस इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर। फर्स्ट 5 ईयर प्लान्स में एग्रीकल्चर के ऊपर, सेकेंड 5 ईयर प्लान्स में इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर। ऐसे गवर्नमेंट पॉलिसीज अगर रहेंगे तो इंडस्ट्रियल बेल्ट्स ज्यादा खुल पाते हैं और उस जगह गवर्नमेंट के साथ हेल्प, मतलब जो ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन की वजह से अगर तब उस टाइम इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो पॉलिसीज आया था वो भी बहुत हेल्प करता है इंडस्ट्रीज को सेटअप करने के लिए। तो ये सारे जो पॉइंट्स है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इनको दिमाग में रख के इंडस्ट्री को सेटअप करना पड़ता है, क्योंकि हम जैसा सोचते हैं कि जगह मिल गया, पैसे मिल गया, हम इंडस्ट्री खोल लेते, नहीं, ये सब दिमाग में रखना है। और इनमें से सबसे इम्पोर्टेंट जो है, सबसे इम्पोर्टेंट एक है टेक्नोलॉजी, मैकेनाइजेशन, मार्केट, रॉ मटेरियल, एक्सेस टू लेबर पॉलिसी, ट्रांसपोर्टेशन और ये गवर्नमेंट पॉलिसी। ये जो पॉइंट्स है ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है एक क्या करने के लिए, एक सक्सेसफुल
इंडस्ट्री को चलाने के लिए। अब हम देखेंगे इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन साइज। तो बेसिकली मैंने पहले भी बोला था देयर आर 3 इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन साइज। ओके, बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं इंडस्ट्रीज के, तो पहले साइज वाला कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। यहाँ पे 3 टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज आपको दिखेंगी। फर्स्ट है हाउस होल्ड और कॉटेज इंडस्ट्री। जो हाउस होल्ड जैसे आप लोग जैसे हैंडलूम जो करते हैं, हैंडलूम भी एग्जैक्टली नहीं, फॉर एग्जाम्पल बास्केट वीविंग, क्या है ये, हाउस होल्ड और कॉटेज इंडस्ट्री में आता है। फिर आप लोग जो बास्केट वीविंग, फिर बहुत सारे जैसे नागालैंड और वहां पे जो कपड़े बनाते हैं, तो वो क्या है, हाउस होल्ड इंडस्ट्री है। फिर घर में बैठ के जो चरखा चलाना एंड ऑल दिस थिंग, ये सब क्या आ गया, हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज में आ गया। फिर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो स्मॉल इनपुट के साथ करते हैं काम, लेकिन उनका बहुत बड़ा इनपुट नहीं होता है, वो छोटे छोटे जगह में छोटा छोटा इंडस्ट्री सेटअप करके काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल बहुत स्मॉल इंडस्ट्रीज होती हैं, जैसे लाइक लोकल जो आप लोग लाइक मैं क्या बोलूं, लाइक चना जो होता है वो खाते हैं, लोकल जो मार्केट रहता है, वो सब चीजें वो क्या होती है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं। वो चना बना के वो क्या करते हैं, लोकल में बेचते हैं। उनका ज्यादा बड़ा नहीं होता है आउटपुट, वो छोटे से, उनका ना ज्यादा टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट होता है, ना उनके पास ज्यादा मॉनेटरी हेल्प, कैपिटल हेल्प रहता है। वो छोटे से जगह में छोटा करके वो लोग इंडस्ट्री खोलते हैं, ठीक है। फिर आता है लार्ज स्केल इंडस्ट्री। अब लार्ज स्केल में भी 2 टाइप के इंडस्ट्रीज होते हैं। फर्स्ट है ट्रेडिशनल लार्ज स्केल एंड द सेकेंड वन इज टेक्नोलॉजिकल लार्ज स्केल। तो ट्रेडिशनल लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज वो होते हैं जैसे हैंडलूम इंडस्ट्री। हैंडलूम एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, बहुत बड़ा, इट्स अ लार्ज स्केल इंडस्ट्री, ठीक है। लेकिन ये क्या है, ये ट्रेडिशनल वे में करते हैं। ये लोग क्या नहीं करते, ये टेक्नोलॉजी का यूज नहीं करते, वो हैंडलूम से ही कपड़ा बनाते हैं। वो बहुत बड़ा लार्ज स्केल इंडस्ट्री है। और कॉटन बनाना, खादी का कपड़ा बनाना, ये हैंडमेड है, ये हैंडमेड है। तो क्या है, ये हैंडलूम काम है। तो ये लार्ज स्केल इंडस्ट्री तो है, बहुत ज्यादा लोग काम करते हैं, बहुत बड़ी जगह लेके ये लोग काम करते हैं, लेकिन इसमें टेक्नोलॉजिकल ज्यादा हेल्प नहीं लिया जाता है। लेकिन जो टेक्नोलॉजिकल लार्ज स्केल इंडस्ट्री है, ये इसमें क्या आएगा, पावरलूम, ठीक है। हैंडलूम नहीं, पावरलूम। हैंडलूम का काम कब से कम हो गया, जब से पावरलूम हो गया। पावरलूम की वजह से चीप हुआ है, तो बहुत वाइड रेंज ऑफ पीपल तक ये पहुंचा पाया है। सो इसीलिए क्या हुआ, टेक्नोलॉजी ने क्या किया, हैंडलूम को, अब हैंडलूम बहुत ज्यादा कॉस्टली है, सब लोग अफोर्ड नहीं कर पाते, लेकिन पावरलूम के जो कपड़े होते हैं वो सब लोग अफोर्ड कर पाते हैं। कॉटन के जो कपड़े होते हैं, और वो ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता है, ह्यूमन लेबर नहीं होता है, तो वो पैसे बचाता है। एंड उससे क्या होता है, तो इसमें क्या हुआ, इस लार्ज स्केल इंडस्ट्री में ज्यादा पैसे हैं, मनी, मॉनेटरी लिख देती हूँ मैं, मनी इज नॉट द एग्जैक्ट वर्ड, इट्स मॉनेटरी। मॉनेटरी फंड इसमें ज्यादा लग रहा है। अब इसमें क्या लिख रहा है, टेक्नोलॉजी। इसमें क्या लग रहा है आपको, टेक्नोलॉजी, ठीक है। इससे जो इनपुट, जो आउटपुट आ रहा है वो ज्यादा चीप हो रहा है। तो इसमें जो आउटपुट है वो चीप आ रहा है, और इसका आउटपुट क्या है, कॉस्टली, ठीक है। तो अब तो आप लोग बता ही सकते हैं कौन सा बेटर है और किसका क्या है। डिफरेंशिएट अगर करने के लिए आपको बोला जाएगा, तो मैंने ये आपको सबको समझा दिया है। तो अब हम देखेंगे इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन रॉ मटेरियल्स और इनपुट्स। सो इनपुट्स मतलब जो अंदर का काम है, जो रॉ मटेरियल्स जो लगते हैं, जिसके थ्रू हम लोग जो फाइनल प्रोडक्ट है वो बनाते हैं। सो बेसिकली देयर आर 5 टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज। ओके, ये ई है, ओके, सी नहीं, ये ई है। दैट इज फर्स्ट एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। अब एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट को यूज करते हैं, ओके। सो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट जैसे सब कुछ हम जो भी खा, लाइक मेरा सबसे कॉमन एग्जांपल दैट इज शुगर केन, गन्ना, ठीक है। शुगर केन बोलो, फिर आप डेट प्लम्स बोलो, सब कुछ एग्रीकल्चरली आउटपुट होता है।
उसमें राइस, व्हीट सब कुछ आ जाता है, बर्ली। तो ये सब है, इन प्रोडक्ट्स को क्या करना है, हमको मैन्युफैक्चर करना है। तो क्या आ जाती है, ये वो इंडस्ट्रीज क्या होती है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। ठीक है, आशीर्वाद आटा, ठीक है, ये सब आ जाएंगी। ये जो आशीर्वाद आटा बोलो, ये बोलो, ये सब एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज में आ जाती है। फिर टाटा नमक क्या है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, ये सब एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है। ओके, नमक नहीं, एक्चुअली नमक एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री में नहीं आएगा। टाटा के जो दाल वाल है वो सब आ जाएंगे, बिकॉज सॉल्ट इज नॉट एन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, इट इज अ मिनरल। ठीक है, साइंटिफिकली ये देखना, सॉल्ट इज नॉट ए एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, इट्स अ मिनरल, बार बार याद रखना, ये मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री में आएगा वो। देन यहाँ पे मैंने एक और वर्ड लिखा है, ये आप लोग सोच रहे ये क्या है, फूड प्रोसेसिंग। अब फूड प्रोसेसिंग है फूड को प्रोसेस करने का तरीका, जो कि कब लाया गया था, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के टाइम में। अब ये सारे जो क्या है, ये सारी इंडस्ट्रीज क्या करती हैं, हमको लाइक सब कुछ लाके दे देती है। अब फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है जो है, उसको क्या करती है, खाने लायक बनाती है। अब रेडीमेड जो खाना आपको मिलता है वो सब कुछ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज ही करती है। बेसिकली जो रेडीमेड खाना आपको, रेडीमेड मैगी मिल रहा है, ये सब फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज होता है। जो FCI है, फिर ISA, ये जो सर्टिफिकेट्स दे रहे हैं ना, ये फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज को ही दे रही हैं। तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, जो इंस्टेंट नूडल्स बोलिए या इंस्टेंट कोई भी खाना है, वो सारी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में ही इंक्लूडेड होता है। इवन फ्रूट्स जो है आपको कट करके मिल रहा है, वो भी सारे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज ने ही दिया है, क्योंकि वो इंस्टेंटली आपको मिल रहा है। और उसमें वो क्या करते हैं, जो प्रिवेंटिव्स है वो ऑलरेडी दे देते हैं, तो कि वो अच्छे से रहे। तो ये सब कुछ क्या है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से आ रहा है। सॉस बोलो, फिर लाइक जैम बोलो, ये सब कुछ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का है। और ये क्या है, एग्रीकल्चर आउटपुट का ही एक पार्ट है। ओके, ये एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज का ही एक पार्ट है, अलग मत करना। अगर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज में आप ये सब कुछ लिखेंगे खाना रिलेटेड, गलत नहीं होगा। फूड प्रोसेसिंग में जो रेडीमेड खाना मिल रहा है वही लिखना, ठीक है, मिक्सअप मत करना। फिर आता है मिनरल्स। अब मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने जैसे बोला सॉल्ट, ठीक है, सॉल्ट इज अ मिनरल, तो वो क्या आएगा, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री में आएगा। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री में क्या होता है, स्टील बनता है, कॉपर बनता है, ये सब कुछ कहाँ पे आ जाता है, मिनरल बेस्ड। पेट्रोलियम भी मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री के अंडर ही आता है। तो सारे जो मिनरल्स जो बन रहे हैं वो सारे मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री में है। तो अब एक तरीके से मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री जो है वो बैकबोन है अपने सारे इंडस्ट्रीज का, क्योंकि यहीं से आ रहा है आयरन एंड स्टील। अब आयरन एंड स्टील आपको अगर नहीं मिलेगा तो कोई इंडस्ट्री बन ही नहीं पाएगा। सो बैकबोन यही है बोलने से। फिर आता है केमिकल। अब केमिकल बेस्ड इंडस्ट्री में सारे फर्टिलाइजर्स आ गए। ये जो मैं पेन यूज कर रही हूँ ये भी केमिकल बेस्ड इंडस्ट्री का ही इनपुट है, ठीक है। सारे केमिकल्स जो है सब कुछ कहाँ से आएंगे, केमिकल बेस्ड इंडस्ट्री। कुछ भी केमिकल जो केमिकल यूज कर रहे हैं, इवन हम लोग इन्वर्टर में पानी दे रहे हैं डिस्टिल वाटर से, वो भी केमिकल बेस्ड इंडस्ट्री से ही आ रहा है। सब कुछ केमिकली जो चीजें आप लोग कुछ भी यूज कर रहे हैं, केमिकल्स आपने अपने केमिस्ट्री लैब में कुछ यूज कर रहे हो, ये कर रहे हो, ये सब कुछ क्या कहाँ से आ रहा है, केमिकल बेस्ड इंडस्ट्री से ही आ रहा है। उसके बाद फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री। अब फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री में फॉरेस्ट से क्या रिलेटेड है भाई, ये रिलेटेड है पेपर, रबर, वुड, प्लाईवुड, ये सब कहाँ से आ रहा है भाई, ये सब फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री से ही आ रहा है, जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स को लेके क्या करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं। अगर एनिमल बेस्ड इंडस्ट्रीज को अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो एनिमल बेस्ड इंडस्ट्री बहुत लार्ज ग्रुप है। अब इसमें अब आप लोग सोच रहे हो मिल्क, ओके, मिल्क भी आता है क्योंकि एनिमल हस्बेंड्री से क्या करते हैं, मिल्क को हम लोग मतलब डेयरी फार्मिंग से ही मिल्क आता है। सो इसमें मिल्क आएगा, गलत नहीं होगा, ठीक है। वो एग्रो बेस में मिल्क नहीं आएगा। तो एनिमल में आ गया मिल्क। फिर सबसे बड़ा मार्केट दैट इज लेदर, ये सब क्या आ गया है, एनिमल। फिर
और भी बहुत सारे काम आते हैं इंडस्ट्री से, एनिमल्स के से बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ जो इलीगल है। सो वो सभी क्या है, एनिमल बेस्ड इंडस्ट्रीज से आते हैं, बट वो सब इलीगल है, हमें नहीं। अब लेदर के जो कपड़े आप लोग यूज कर रहे हो वो किसी एनिमल को मार के ही बनाया गया है, उसको मार के उसके स्किन को लेके बनाया गया है। तो ये सब चीज क्या आ रहा है, लाइक अगर मैं डेयरी फार्मिंग की बात करूं उसमें हर्ट नहीं हो रहा है कोई, लेकिन ये जो लेदर इंडस्ट्री है उसमें एनिमल्स आर हर्टिंग, ठीक है। तो ये रहा इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन रॉ मटेरियल दैट इज इनपुट, जो अंदर यूज किया जा रहा है। अब हम देखेंगे इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन आउटपुट और प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो बेसिकली इसके कुछ पार्ट नहीं है, ठीक है। आपको सिर्फ ये पूछेगा, ये डिफाइन करने के लिए भी नहीं देता है, बट अगर आ गया तो क्या लिखो, तो आयरन एंड स्टील, ठीक है। फर्स्ट ये बन रहा है आयरन एंड स्टील, उसके बाद आयरन एंड स्टील को यूज करके क्या बन रहा है, मशीन्स फॉर टेक्सटाइल इंडस्ट्री। उसके बाद मशीन फॉर टेक्सटाइल इंडस्ट्री से क्या बन रहा है, क्लॉथ्स फॉर द यूज ऑफ कंज्यूमर्स, ठीक है। अब ये जो चेन है, ये इंडस्ट्रीज का बहुत इंपॉर्टेंट चेन है, ठीक है। ये जो है ये डायरेक्टली, इट्स नॉट डायरेक्टली यूज बाय कंज्यूमर्स। हम लोग आयरन और स्टील को डायरेक्टली उठा के नहीं लाते हैं, तो उसको इंडस्ट्रियलिस्ट ही उठाते हैं और उसको डिफरेंट डिफरेंट शेप्स दे रहे हैं या फिर उससे मशीन्स बना रहे हैं, ठीक है। हम लोग मशीन्स, ये मशीन्स भी हमारे काम का नहीं है, ये भी इंडस्ट्रीज के पास ही जा रहा है, लेकिन ये क्या है, ये हमारे काम का है। तो फाइनली कौन सा, कंज्यूमर, किसका, कंज्यूमर्स के लिए। सो ये हमारा कंज्यूमर गुड्स है। सो बेसिकली ये होते हैं प्रोडक्ट्स, ठीक है। ये आउटपुट के हिसाब से इंडस्ट्री डिवाइड्स होती है, ठीक है। उसमें से एक इंडस्ट्री है जो किसके लिए, टेक्नोलॉजिकल स्टफ्स ही प्रोड्यूस करती है, और वो किसके लिए, इंडस्ट्रियल, टेक्नोलॉजिकल स्टफ्स भी बोलना गलत है, इंडस्ट्रियल स्टफ्स, ठीक है। तो ये क्या है, इंडस्ट्रियल स्टफ प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्री, दिस इज मशीनरी प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्री, एंड दिस इज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्री, ठीक है। तो ये क्या आ रहा है, आउटपुट्स के ऊपर आ रहा है, ठीक है। कौन सा इंडस्ट्री कौन सा आउटपुट दे रहा है हमको, तो ये आपको समझ गया आई होप। फिर आ रहा है ये जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का, दैट इज इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन ओनरशिप। सो फर्स्ट इंडस्ट्री आ जाती है, आपने पहले भी पढ़ा होगा आई होप सो। द फर्स्ट इंडस्ट्री इज पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री, जो पब्लिक सेक्टर है। तो पब्लिक सेक्टर में क्या आता है, जो पब्लिकली चलाया जाता है, जो इंडस्ट्रीज की कौन चलाता है, पब्लिक, जैसे मतलब गवर्नमेंट रन कर रही है, जो सिंपल बात है, ठीक है। गवर्नमेंट रन कर रही है जो इंडस्ट्री, जैसे फॉर एग्जाम्पल BSNL, ठीक है। तो अभी तो शायद अभी तक जॉइंट सेक्टर नहीं बना है जितना मुझे पता है। तो BSNL क्या है, पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री, ठीक है। ये पब्लिकली रन कर रहा है, हाँ। ये गवर्नमेंट इसके लिए फंडिंग्स दे रही है, ठीक है। तो अब देखेंगे हम लोग जो प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री, मतलब एक इंडिविजुअल यूज जो चला रहा है, ठीक है। आदित्य बिरला ग्रुप, रिलायंस, ये एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब क्या है, प्राइवेट सेक्टर, क्योंकि इसके कौन से, आदित्य बिरला, मुकेश अंबानी, और फिर ये सब जो ग्रुप्स है, ये सब कौन है, मतलब ये लोग खुद कर रहे हैं इसका, ये गवर्नमेंट के साथ कोई टाई अप नहीं है इनका, ये लोग प्राइवेटली कर रहे हैं, तो ये प्राइवेट सेक्टर हो गया। फिर आता है जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री। अब जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री में है गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट, ठीक है। मतलब ये लोग क्या करते हैं, पार्टनरशिप कर लेते हैं, ये क्या हो जाता है, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट पार्टनरशिप। तो ये जब हो जाता है, मतलब ये भी बहुत सून बोल रहे हैं, BSNL भी ऐसा हो जाएगा जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री में। तो इसमें क्या होता है, जैसे गवर्नमेंट और प्राइवेट पार्टनरशिप होता है, लाइक 60% प्राइवेट के अंडर है, 40% गवर्नमेंट के अंडर है। तो ये पार्टनरशिप में
ये इंडस्ट्री चल रहा है, जैसे अमूल पकड़ लो, ये क्या आ रहा है, जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री में आ रहा है। गवर्नमेंट का भी पार्टनरशिप है, वो कब से चल रहा है, ये चल रहा है हमारा जो व्हाइट रेवोल्यूशन है उस टाइम से। ये क्या है, हमारा पार्टनरशिप से आ रहा है, जॉइंट सेक्टर से। तो आई होप आप लोग ये समझ गए हैं। ये जो 3 सेक्टर है, ये 3 सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। पब्लिक जो सेक्टर है ये सिंपल वर्ड्स में, ये सिंपल वर्ड्स में गवर्नमेंट चलाती है। प्राइवेट है, एक इंडिविजुअल चलाता है। और जॉइंट सेक्टर क्या है, गवर्नमेंट और प्राइवेट का पार्टनरशिप है। ये तीनों आप लोग अगर समझोगे, ये बहुत ज्यादा पूछने वाला क्वेश्चन है। ये अगर पूछता है 3 मार्क्स में, आपको बहुत इजीली पूछ देगा। आप लोग एग्जाम्पल और डेफिनेशन लिखने से फुल मार्क्स मिल जाएगा आपको इसमें। इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है इंडिया में। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि इंडस्ट्री जो है टर्म है, ठीक है, ये आ गया है अब। लेकिन इंडस्ट्री किस एक ऐसा चीज जिससे हम लोग कहेंगे इंडस्ट्री का बैकबोन, जिसके अलावा इंडस्ट्री हो ही नहीं सकता है, ठीक है। पहले भी इंडस्ट्रीज हुआ करती थी, लेकिन इंडस्ट्रीज कब से स्टार्ट हुई, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो तब कब बोलोगे? हाँ, इंडस्ट्रीज स्टार्ट हुई फ्रॉम द इन्वेंशन ऑफ आयरन। आयरन इज द बैकबोन ऑफ इंडस्ट्री, ठीक है। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज जब से स्टार्ट हुई, तब से इंडस्ट्रीज स्टार्ट हुई। जब से आयरन एंड स्टील मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हुआ, तभी से इंडस्ट्री स्टार्ट हुआ। कोई भी इंडस्ट्री आपको सेटअप करने के लिए सबसे पहले आपको किसकी जरूरत है? आपको जरूरत है आयरन की और स्टील की, फॉर द मैकेनिज्म ऑल्सो, फॉर द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑल्सो, आपको आयरन एंड स्टील की जरूरत पड़ेगी। तो अब हम लोग देखेंगे कि आयरन एंड स्टील कहाँ कहाँ मिलता है। सो बेसिकली आयरन से ही स्टील बनता है। तो ये जो है यूएसए का पिट्सबर्ग, दिस इज कॉल्ड द रस्ट बॉल ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। दिस इज कॉल्ड रस्ट बॉल। बट क्या हो रहा है, ये रस्ट बॉल धीरे धीरे खाली हो रहा है, क्योंकि हम लोगों ने कंटिन्यूअसली वहां से आयरन निकाल लिया है, तो क्या हो गया, खाली हो गया ये। अब रस्ट बॉल क्यों कहा जाता है, आयरन में रस्ट पड़ता है ना, इसीलिए दिस कॉल्ड रस्ट बॉल ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। पिट्सबर्ग धीरे धीरे खाली हो रहा है। अब इंडिया का पिट्सबर्ग कौन सा है, थिंक, जमशेदपुर इज द पिट्सबर्ग ऑफ इंडिया, क्योंकि यहीं पे जमशेदजी टाटा ने क्या किया था, अपना इंडस्ट्री स्टार्ट किया था। उन्हीं के नाम से इस जगह का नाम जमशेदपुर रखा गया, दैट इज टाटा। जो टाटा का जो इंडस्ट्री स्टार्ट हुआ था वो यहीं से हुआ था स्टार्ट। तो अब यहाँ पे हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट जो बात आता है, दैट इज रूल। मैंने यहाँ पे अलग से यहाँ पे लिख के रखा है, रूल जर्मनी, ठीक है। अब ये एक टॉपिक है जो सब लोग छोड़ जाते हैं, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए यहाँ पे आपके बुक में एक नीचे टॉपिक आता है, दैट इज द रूर कोलफील्ड जर्मनी, ठीक है। इसके बारे में आपको ज्यादा आई डोंट थिंक सो दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, आई होप सो दिखे आप लोगों को। ये जो रूर है, ये जो कोल फैक्ट्री है, ये जो जगह है, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट जगह है इन द बेसिस ऑफ मैप पॉइंटिंग, ठीक है। आपको पूछा जा सकता है कि जर्मनी का कौन सा जगह है जहाँ पे कोल बहुत फेमस है, कोल मिलता है। यहाँ पे सबसे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा कोल मिल रहा है, ये कहाँ पे है, जर्मनी में सेटअप है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। तो ये जर्मनी का हो गया। और एक जगह है आपके बुक में जो आपको अच्छे से देखना है, दैट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयरन एंड स्टील, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो पिट्सबर्ग है, ठीक है, ये जो पिट्सबर्ग मैंने यहाँ पे अंडरलाइन भी किया है, ये यूएसए में है, ये यूएसए में है। आई होप सो ये दिखे आपको, आई होप सो, हाँ दिख रहा है मे बी। तो ये जो जगह है, ये जो द ग्रेट लेक्स है, इन जगहों में क्या है, आयरन एंड स्टील बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और ये बहुत इजीली वहां पे क्या हो रहा है, मिल रहा है आपको, ठीक है। तो पिट्सबर्ग इज द रस्ट बॉल ऑफ यूएसए, और
लाइक रसबॉल ऑफ वर्ल्ड भी कहा जाता है। एंड द पिट्सबर्ग ऑफ इंडिया इज जमशेदपुर। ये आपके बुक में नहीं लिखा है, ये मैंने खुद लिखा है। देन अब आता है जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है, दैट इज द कॉटन इंडस्ट्री, क्योंकि कॉटन इंडस्ट्री की वजह से समहाउ वी आर गेटिंग द क्लोथ। और कॉटन इंडस्ट्री पहले क्या था, ये हैंडलूम टेक्सटाइल थी, लेकिन अब क्या हो रहा है, पावरलूम हो रहा है। तो ये इंडस्ट्री का पहले क्या था और अब क्या है। पहले ये ट्रेडिशनल लार्ज स्केल इंडस्ट्री था, अब ये क्या हो रहा है, टेक्नोलॉजिकल लार्ज स्केल इंडस्ट्री आ रहा है। तो इसीलिए डिफरेंसेस की वजह से इसके कॉस्ट में भी वेरी करता है, प्राइस में भी और क्वालिटी में भी। जितना भी बोले हैंडलूम का काम बहुत ज्यादा टिकाऊ होता है, वो बहुत ज्यादा अच्छा होता है जितना, बिकॉज हर फाइबर हाथ से गुजरता है। अगर कुछ खराब है तो वो फेंक देगा, लेकिन मशीन इतना ज्यादा डेवलप भी नहीं हुआ कि वो ह्यूमन से भी ज्यादा अच्छे से काम कर सके। सो ऑब्वियसली उसमें शायद लेबर ज्यादा लगता है, पैसा कैपिटल ज्यादा इन्वेस्ट करना पड़ता है, लेकिन इसमें लाइक कैपिटल कम है, सब कुछ कम है, लेकिन उसका जो प्रोडक्ट है वो ज्यादा अच्छा है इसके प्रोडक्ट से। ठीक है, अब कॉटन के बात करने से ही आप लोग सबके दिमाग में मैनचेस्टर आ जाता है कॉटन का, ऑब्वियसली। ठीक है, मैनचेस्टर कॉटन में बहुत फेमस है, लेकिन जब आपका ग्रेट डिप्रेशन आया था उस टाइम, जो मतलब वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम में, बेसिकली वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम में जब ब्रिटेन और अमेरिका का वॉर हुआ था, तब अमेरिका ने ब्रिटेन को कॉटन देने से मना कर दिया था। तब इंडिया से ब्रिटेन में कॉटन जाता था और उस टाइम कॉटन क्या हुआ था, कॉटन बूम। और उस टाइम का जो कॉटन था, लाइक जो साउथ से जो कॉटन जाता था वो बहुत ही ज्यादा अच्छा क्वालिटी का कॉटन जाता था। मैनचेस्टर का कॉटन बहुत अच्छा है, बट इंडियन कॉटन भी इतना खराब नहीं है, बिकॉज वो हम लोग खुद जो प्रोड्यूस करें उसे अच्छे से प्रोड्यूस करना, हाई क्वालिटी ऑफ सीड्स रखना, HYV सीड्स रखने से क्या होता है कॉटन का। अब कॉटन प्रोड्यूस करने में उसका जो सॉइल का वो सारा मॉइस्चर, मतलब जो सारा फर्टिलाइजर है, मॉइस्चर, वो सब कुछ खींच लेता है। अब उसको इतना टाइम नहीं मिलता, उसके लिए बहुत पैसे चाहिए होते हैं। तो इसीलिए लोग क्या करते हैं, कॉटन इंडस्ट्री, मतलब जो कॉटन है इंडिया में कम उगाते हैं, लेकिन अब भी उग रहा है कॉटन ब्लैक सॉइल में और उगता रहेगा। लाइक हम सब सोचते हैं मैनचेस्टर का कॉटन ही बहुत अच्छा है, वो पहले से ले रहे हैं, लेकिन इंडियन कॉटन भी यूज किया गया था और बहुत वाइड रेंज में यूज किया गया था और बहुत पसंद भी किया गया था। सो इंडियन कॉटन भी बहुत अच्छा है भाई। आप तो जानते ही इंडिया में जहां जहां ब्लैक सॉइल मिलेगा वहीं वहीं कॉटन मिलेगा, मतलब महाराष्ट्र, ये सब जगह इंडिया में। और अगर आपको वर्ल्ड स्केल में रखा तो सबसे अच्छा क्वालिटी ऑफ कॉटन कहाँ पे मिलेगा वर्ल्ड स्केल में, मैनचेस्टर में। कीप दिस इन माइंड। इसके बाद आता है आपका फुट लूज इंडस्ट्री। सॉरी, अब फुट लूज इंडस्ट्री किसे कहते हैं? ओके, जो वेंडर्स है, वेंडर्स, अम्ब्रेला, रिपेयर, देन कॉबलर, ठीक है, ये सब क्या है, ये फुट लूज इंडस्ट्री। मतलब बहुत कम ज्यादा, तो बहुत कम चीजों से ये लोग क्या करते हैं, अपना इंडस्ट्रियल सेटअप कर लेते हैं। ठीक है, छोटा छोटा जगह लेके ये लोग क्या करते हैं, अपना इंडस्ट्री बना लेते हैं रोड साइड में। तो ये क्या होता है, फुट लूज इंडस्ट्री होता है। ठीक है, जिसके लिए ज्यादा आपको ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर नहीं चाहिए होता है, ज्यादा कैपिटल नहीं चाहिए होता है, बस थोड़ा सा जगह में। ठीक है, आप समझ ही रहे होंगे कौन कौन सी जगह, जो अम्ब्रेला आपका ठीक कर रहा है या फिर आपका जूता ठीक कर रहा है, ये सब फुट लूज इंडस्ट्री के अंडर में आता है। अब देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ हाई टेक्नोलॉजिकल इंडस्ट्री। ठीक है, अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है, ये टॉपिक ना सब छोड़ के चले जाता है, इस टॉपिक को कोई ध्यान ही नहीं देता है। अब इससे क्वेश्चन जब आता है, अरे ये तो हमारे बुक में है ही नहीं, सबके दिमाग में यही बात आता है। तो ये टॉपिक है, इसका कॉन्सेप्ट हाई टेक्नोलॉजिकल सेटअप का क्या कॉन्सेप्ट है, क्यों टेक्नोलॉजिकल सेटअप आता है। मैंने बोला कि हैंडलूम इंडस्ट्री ज्यादा अच्छा था, तो फिर अभी टेक्नोलॉजी कैसे अच्छा हो गया, कॉन्सेप्ट क्या है इसका। तो बेसिकली जो हाईली टेक्नोलॉजिकल इंडस्ट्रीज होती हैं, ये क्या होती है, हाईली मैकेनाइज होती है। और टेक्नोलॉजिकल जितना हेल्प लेंगे, ठीक है, मैंने टेक्नोलॉजिकल इंडस्ट्री मतलब एस मैकेनाइजेशन के काम से बोला। ऑब्वियसली अभी तक ह्यूमन बींग्स क्या
अभी भी ऐसा कोई भी रोबोट बोलो या फिर कोई भी मशीन नहीं है जो ह्यूमन बींग्स को रिप्लेस करते। ऑब्वियसली ह्यूमन बींग्स चाहिए ही आपको इंडस्ट्री में, मे बी लेबर वर्क कम कर दे, बट ह्यूमंस को रिप्लेस करने वाला ऐसा कोई भी चीज नहीं आया, बट नियर फ्यूचर आ सकता है। ऐसे ही टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री का यही है कि वो चीप, मतलब आपने एक मशीनरी खरीद लिया, ठीक है, उसका एक ही टाइम में इन्वेस्टमेंट है, लेकिन जो लेबर है वो आपको कंटिन्यूसली एवरी मंथ आपको उसके पीछे वेजेस देना पड़ेगा। और जितना टेक्नोलॉजिकली आप अगर आपके जो कंज्यूमर्स है उनको दिखा पाएंगे हम लोग किस तरीके से टेक्नोलॉजिकली वो है, और टेक्नोलॉजिकली अगर देखेंगे तो हाइजीन ज्यादा रहता है एज कम्पेयर टू ह्यूमन बींग्स। हम लोग ह्यूमन बींग्स से ज्यादा टेक्नोलॉजी को भरोसा करते हैं। इन सिंपल वर्ड्स अगर बोला जाए तो ह्यूमन बींग्स को हम लोग बिलीव नहीं करते। अब ह्यूमन लेबर अगर ज्यादा होता है हम सोचते हैं अरे यार हाइजीन नहीं होगा, टेक्नोलॉजी है तो भाई हाइजीन होगा, क्योंकि वहां पे ह्यूमन हैंड्स लग ही नहीं रहे, क्या बुखार क्या सर्दी कोई बात ही नहीं है, क्यों भाई मशीन से कभी बीमार पड़ते ही नहीं है। लेकिन मशीन का जो क्वालिटी है वो एज ह्यूमन क्वालिटी अच्छा नहीं होता, लेकिन बहुत सारे सेक्टर्स में ये अच्छा भी होता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल मैंने कॉटन इंडस्ट्री का बताया कि कपड़े बनाने में ओके मशीन अच्छा नहीं हो सकता ह्यूमन बींग से। ह्यूमन बींग ऑब्वियसली अच्छा से वो लोग अच्छे से हाथ से देखते हैं कि कपड़ा कौन सा अच्छा है। लेकिन अगर हम लोग अब देखेंगे फूड इंडस्ट्री, जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री में, वहां पे क्या होता है, मशीन जो बंद करता है वो मशीन का परफेक्ट होता है, लेकिन ह्यूमन बींग्स का वो परफेक्ट नहीं होता, वो टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, लेकिन फिर और उस टाइम हाइजीन भी मेंटेन नहीं होता है। सो इसीलिए जो टेक्नोलॉजिकल जो है ये कॉन्सेप्ट ऑफ हाई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री, ये क्या हो रहा है, एट लेस टाइम ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कैन बी मैन्युफैक्चर्ड। और यही चीज क्या चाहिए, एक कंट्री को बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियली डेवलप्ड, फिर उसे एक मैन्युफैक्चरिंग नेशन बनाने के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कितना लेबर लगाओगे, अब लेबर के पीछे ही सारा पैसा खर्चा हो गया तो फिर जो कमाया वही तो चला गया ना। तो इसीलिए अब सिर्फ ये इंडस्ट्रियल टूल्स नहीं, इवन जो कार है, अब पहले कार को कैसे लेके जाया जा सकता था, एक टाइम में सिर्फ 2 कार लेके जा सकते, लेकिन अभी क्या हुआ है, जो ट्रक्स है वो डबल डेकर हो गए, तो ऊपर 2 कार नीचे 2 कार, तो एट अ टाइम बहुत ज्यादा, मतलब एक फ्यूल में बहुत सारे जो कार्स है वो लेके जाया जा सक रहा है। तो यही है टेक्नोलॉजी का कॉन्सेप्ट। तो टेक्नोलॉजी का यही फंडा है कि जितना टेक्नोलॉजी लगेगा भाई काम का टाइम बहुत कम लगेगा, हाइजीन रहेगा और काम बहुत जल्दी होगा। लेकिन इसके ड्रॉबैक्स भी, जैसे मैंने बोले ड्रॉबैक्स भी है कि ये टेक्नोलॉजी के वजह से ही हमारा क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट होगा। तो अनएम्प्लॉयमेंट तो एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है ऑब्वियसली, लेकिन एज अ कंज्यूमर हमारा ये है कि अगर टेक्नोलॉजिकली प्रोडक्ट्स बन रहे हैं तो उसका जो प्राइस होगा वो कम होगा, क्योंकि इसके पीछे कैपिटल एक्सपेंडिचर कम होगा, तो ऑब्वियसली उसका प्राइस कम हो जाता है। तो यही है इस पूरे चैप्टर में। आई होप आप समझ गए हैं। मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको प्राइमरी एक्टिविटीज समझाए, और इस चैप्टर में मैंने जो सेकंड पार्ट है प्राइमरी एक्टिविटीज को, जो प्राइमरी ऑब्जेक्ट्स है उन्हें सेकेंडरी फॉर्म में लाना, दैट इज मैन्युफैक्चर करना, वो समझाया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। प्लीज आप लोग को अगर कोई भी क्वेरीज होंगी मुझे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करके पूछिए। मैं सबके क्वेरीज का आंसर देने की कोशिश करती हूँ, एंड मैं करूंगी ऑब्वियसली। और यू कैन ऑल्सो हिट मी अप इन माई इंस्टाग्राम हैंडल, उसका लिंक भी मैं नीचे दे दूंगी। एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है प्लीज दबा दीजिएगा, और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।